नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पीएम मोदी मंदिर में करेंगे उघाड़ जाप। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे और जहां पर पूजा पाठ करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है और ऐसे में ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे और वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में होने वाला एक बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मंदिर में रात करीब 8 बजे ओकार मंत्र का जाप में हिस्सा भी लेंगे और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के बाद से मंदिर परिसर में एक ड्रोन शो होगा जो इस मौके को और खास बना देगा। अगली सुबह 11 जनवरी को वो करीब 9:45 पर शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे। ये औपचारिक जुलूस उन योद्धाओं को सम्मान देने के लिए है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसमें 108 घोड़ों का एक प्रतीकात्मक मार्च शामिल होगा जो कि साहस और बलिदान को दिखाता है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और सोमनाथ में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। 8 से 11 जनवरी तक होने वाला सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 में महमूद गजनबी के मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने की याद में मनाया जा रहा है। बार बार तोड़ने की कोशिश के बावजूद भी मंदिर आस्था और मजबूती की निशानी बना हुआ है। आज़ादी के बाद से सरदार पटेल ने इसका जीर्णोद्धार कराया और साथ ही अब इसके बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी से चलेगी और इसका उद्घाटन पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में करेंगे। और ये ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। वहीं रेल मंत्री के मुताबिक 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी और इसकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलने शुरू हो जाएगी। दिल्ली में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे में 2026 में एक बड़ा बदलाव होगा। सभी तरह के सुधारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल शामिल है। और रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया स्ट्रक्चर तरीका अपनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक नया स्ट्रक्चर तरीका पेश किया जाएगा ताकि भारत का स्टार्टअप और साथ ही इनोवेटिव दिमाग रेलवे से जुड़ सके। और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रखरखाव की गतिविधियों के लिए एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद से विपक्ष निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और ऐसे में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी लगातार हमला बोल सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज और ऐसे में अब सबकी निगाहें अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई है क्योंकि एसआईआर को लेकर कई तरह के राजनीति बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आज का ये दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जानकारी आपको दे दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ऐसे में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास जोगी जी हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं ये क्योंकि 12:30 बजे अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एसआईआर को लेकर है। क्या कुछ कहेंगे विकास जी? पहले तो हमको टेक्निकल बातें समझनी चाहिए। अखिलेश यादव जी अपने आप को बताते हैं विदेश से कहीं से कोई पढ़ाई या डिग्री लेकर आ गए, उनको शायद यही पता नहीं है कि टेक्निकल चीजें क्या है कि सरकार इतना मतलब इस एसआईआर को लेकर हो हल्ला कर रखा है इन्होंने। एसआईआर को लेकर जो मतदाताओं को जो प्राप्त फॉर्म हुए थे
वो टोटल थे 12.55 CR, बिल्कुल। यानी कि 81.30% मतदाताओं ने अपने फॉर्म भर के वापसी किए थे। और जिसमें जो मृत मतदाता थे वो 40 लाख के समथिंग मृत थे। दूसरा, जो स्थानांतरित हो गए और जो अनुपस्थित थे उसमें 2 करोड़ मतदाता थे यूपी से। और इस सब चीजों को देखते हुए 25 लाख मतदाता पूरे यूपी से, आप सोचिए कितना मतलब इसमें हेर फेर था। इस वोटर लिस्ट में 25 लाख मतदाता ऐसे थे जो एक से ज्यादा जगह अपना वोट बनाए हुए थे। और वो वही वोटर थे जो ऐसा माना जाए कि जो इस विधानसभा पे भी वोटिंग कर रहे हैं, उस विधानसभा पे भी वोटिंग कर रहे हैं। तो मतलब इनको, विपक्ष को, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, एनीबॉडी, कोई भी पार्टी हो, उनको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो फर्जी मतदाता करने से इनको घबराहट क्यों हो रही है? अरे हमको जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों से उनकी जो भी समस्या उनको हमें सॉल्व करना चाहिए, या फिर हमको जो है ये सिर्फ गुमराह करना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो संविधान को लेकर हो गया, तो मुझे लग रहा है SIR को लेकर ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जनता जागरूक है, जो फर्जी मतदाता है वो किसी भी तरीके से नहीं जुड़ेगा। और दूसरा एक और चीज है, अगर इलेक्शन कमीशन पर हम लोग ये विपक्ष वाले लोग अगर आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव, जो इलेक्शन कमीशन ने इसमें कुछ गड़बड़ की है, तो 6 जनवरी 2026 आपके चैनल के माध्यम से शायद अखिलेश जी सुन रहे हो कहीं, तो उनको ये भी बता दिया जाए 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक अगर कोई भी मतदाता ऐसा है जिसका जानबूझकर वोट काट दिया गया, तो वो आए और दोबारा अपना फॉर्म जमा करे, कंप्लीट हो जाए। एक महीने का पूरा समय दिया गया है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इन सारे लगभग 2 करोड़ के समथिंग जो मतदाता कटे हुए हैं, इनमें से कोई सिंगल एक मतदाता भी आएगा अपना फॉर्म भरने, क्योंकि वो है ही नहीं, हवा में ही सारा सब कुछ चल रहा है। एक ही व्यक्ति 2 जगह वोट डाल रहा है। जी, कहा तो ये भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि यूपी में कितने घुसपैठिया निकले हैं। योगी जी पहले ये बताएं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? घुसपैठिया तो यही हो गई ना, जो व्यक्ति अभी मैं नियर बाई या सहसवान एक करके लोकसभा है, यानी बदायूं वाली इस विधानसभा में, तो उसमें क्या था कि एक विधानसभा में और जस्ट बराबर वाली विधानसभा में वही वोटर वहां था, वही वोटर वहां था, तो ऐसे मिसमैच बहुत सारे पकड़े गए। तो यही घुसपैठिया हो गए ना। मतलब हम इस विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और बराबर वाली विधानसभा में भी हम समाजवादी पार्टी को देंगे, या फिर इसमें भी बीजेपी को वोट देंगे, उसमें भी बीजेपी को वोट देंगे। तो ये जो चीज है SIR एक अच्छी चीज है और सही हुई है, सभी पार्टियों को उसका सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ा विषय ये है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फिर कैसे विश्वास नहीं कर पा रहे? उसी इलेक्शन कमीशन आपको जिताकर लोकसभा विधानसभा भेज रहा है और उसी पर आप आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय, कैसे मान सकते होंगे नेताओं के इस देश के भी। ठीक है विकास जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा अमेरिका। वेनेजुएला का तेल बेचने को अमेरिका तैयार है और भारत को खरीद की मिल सकती है अनुमति। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि वेनेजुएला का तेल बेचने को अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत को भी खरीद की मिल सकती है अनुमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा और उसने ये भी संकेत दे दिया है कि वो भारत को इस तेल की खरीद की अनुमति देने के लिए तैयार है। और ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कही है। वहीं ट्रंप ने तेल बेचने वाली बात जो है वो वेनेजुएला में तेल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कही है। और इसके साथ ही जब ये सवाल पूछा गया है कि भारत की तेजी से विशाल ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या अमेरिका उसे वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने को परमिशन फिर से देने के लिए तैयार है, तो इस पर अधिकारी ने कहा है कि हाँ, जवाब देते हुए कहा है कि इसके बारीकी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। ऐसे में भारत भी लेकर अब तेलों को लगातार आगे बढ़ा है। और इस खबर पर हमारे साथ गौरव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि वेनेजुएला का तेल जो है अब अमेरिका बेचेगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप गौरव जी? ये बहुत ही बड़ी खबर है हमारे देश के लिए कि यूएसए भी भारत को अपने साथ रखना चाहता है। और ये अब रूस भी हमें, ये होगा कि प्राइस वॉर बढ़ेगा, रूस भी हमें ज्यादा डिस्काउंट पे ऑयल देगा, इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत में हमें बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत है और रूस से भी हमें बेहतर डील मिल सकती है अगर वेनेजुएला का यूएसए का ऑयल जो यूएसए हमें देता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए। भारत को कितना फायदा होगा गौरव जी अगर तेल खरीदने की अनुमति मिल रही है? तो अगर हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो भारत को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, भारत में ऊर्जा का बहुत ही बड़ा भाग बढ़ रहा है आगे इसके लिए, ऊर्जा के लिए। और ऑयल अगर भारत को अगर डिस्काउंट में मिलता है, अभी हम
बता नहीं सकते कि रूस कितना डिस्काउंट देगा इसके बाद और कितना प्राइस वॉर होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा होगा जो मोदी जी की मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, यानी सबके साथ रिश्ते और किसी पे निर्भरता नहीं। आज उन्होंने रूस के साथ भी रिलेशन बना के रखे और यूएसए के साथ भी खराब नहीं किए। तो ये स्ट्रेटेजी उनकी थी, ये विजन उनका था, वो आज काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वेनेजुएला से जो ऑयल आएगा, रूस से ऑयल आएगा, सब प्राइस वॉर करेंगे। भारत एक सबकी दृष्टि में है। यूएसए चाहता है कि भारत रूस के पास ना चला जाए, रूस चाहता है कि भारत यूएसए के पास ना चला जाए। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये एक विकल्प आया है, बहुत बड़े ऑप्शन आ रहे हैं, ये मोदी जी के विजन की वजह से आ रहे हैं और भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। ठीक है, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। गौरव जी, ब्रेकिंग बता दें आपको कि इस समय बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को खुली चुनौती दे दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है। अगर गोली चली तो अमेरिका भी जवाबी फायरिंग करेगा। और ईरान में प्रदर्शन से अब तक 217 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार ईरान में आगजनी मामले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में 217 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान में लगातार हालात जो है वो बेहद ही खराब हुए पड़े हैं और ऐसे में 217 लोगों की मौत हो चुकी है। और हमारे साथ गौरव जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि ईरान में पिछले कुछ समय से लगातार हालात जो है वो बेहद ही बदतर हुए पड़े हैं, आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में 270 लोगों की जान जा चुकी है। गौरव जी, क्या कुछ कहेंगे? गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। ईरान को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर हमले भी हो रहे हैं, आगजनी के मामले सामने आए, ऐसे में अब 217 लोगों की जान जा चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही बेहद ही खराब न्यूज है। 270 लोग उनकी जान जाना, और इसके लिए काफी बेहद ही इस तरीके के नहीं होना चाहिए और इसके लिए सारे देश, सारी कंट्रीज को आपस में मिलकर कुछ देखना चाहिए कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए इस मैटर। बिल्कुल, ट्रंप ने खुली चुनौती ईरान को दे दी है गौरव जी कि अगर गोली चली तो फिर जवाबी कार्रवाई अमेरिका भी करेगा। तो क्या कह सकते हैं कि वेनेजुएला की तरह भी ईरान के हालात हो सकते हैं? अभी यूएसए इतना नहीं कर पाएगा ईरान के लिए ऐसा। वेनेजुएला का करना थोड़ा इनके लिए आसान था, लेकिन ईरान के ऊपर इस तरीके का कुछ करना बड़ा मुश्किल है। बाकी रूस भी इसमें इंटरवीन करेगा अगर कुछ होता है, और इंडिया भी इस तरीके की चीजों को नहीं पूरा नहीं होने देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव जी जुड़ने के लिए। कि ईरान में कई जगह आगजनी का मामला सामने आया, ऐसे में अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जा रही है और एक डॉक्टर का हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि 6 अस्पतालों में ही अब तक कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। जबकि सरकारी मीडिया लगातार जो प्रदर्शनकारियों को आतंकी और तोड़फोड़ करने वाले बताकर कार्रवाई का माहौल बना रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालातों को लेकर बेहद ही आक्रामक रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है और ईरान की सरकार के लिए अच्छा ही होगा कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाना शुरू करें, नहीं तो अमेरिका भी गोली चलाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ईरान की जहां दर्द होगा वहां चोट दी जाएगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत देते हुए कहा है कि खामेनेई शायद देश छोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में ईरान जो है वो लगातार चपेट में देखने को मिल रहा है। आगजनी की वहां की जो जनता है वो पूरी तरह से उग्र हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने भी अब कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है। तो वहीं कांग्रेस आज देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने वाली है। कांग्रेस नई ग्रामीण रोजगार योजना बीबी रामजी की अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत असम में अपना मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी और पार्टी के एक नेता ने ये भी जानकारी दी है। कांग्रेस को असम इकाई के प्रभारी महासचिव ने कहा है कि पार्टी अब तक अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीबी जी रामजी को वापस नहीं लिया जाता। नए अधिनियम ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को पहले से प्राप्त गारंटीकृत रोजगार को प्रभावित रूप से समाप्त कर दिया है और ये
कई संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है और इस संदर्भ में कांग्रेस ने देश भर में इस कदम के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत असम में 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा और जिसके तहत जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जनवरी को राज्य भर में 1 दिवसीय राज्यव्यापी धरना आयोजित किया जाएगा। साथ ही 12 से 29 जनवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूदा कुछ एस्ट्रोनॉट एक स्वास्थ्य समस्या की वजह से जल्द ही पृथ्वी पर लौटेंगे और यहां पर ISS के इतिहास में पहली बार ऐसा नियोजित मेडिकल होगा जो कि एस्ट्रोनॉट स्थित है, लेकिन नासा ने फैसला लिया है कि जोखिम से बचने के लिए उन्हें वापस लाना बेहतर है। नासा के अनुसार ISS पर एक एस्ट्रोनॉट को स्वास्थ्य समस्याएं हुई है जिसकी वजह से पूरे क्रू 11 को जल्दी वापस बुलाया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट को कई मेडिकल इशू हुआ है लेकिन नासा ने इसका विस्तार से खुलासा नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एस्ट्रोनॉट स्टेबल है और ये समस्या जो है ISS पर किसी चोट दुर्घटना या फिर स्टेशन के ऑपरेशन से नहीं जुड़ी हुई है। नासा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि लगातार अब कई वजहों से यहां पर सवाल उठ रहा है जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जहां पर डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी रैकेट का बड़ा पर्दाफाश किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस कार्रवाई में पुलिस ने निजी बैंक के 2 अधिकारियों सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी से जुटाई गई रकम को इधर उधर करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और इस मामले की शुरुआत एक 80 साल के बुजुर्ग की शिकायत से हुई है जिसे ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए TRAI दिल्ली पुलिस और CBI अधिकारी बनकर डराया और आरोपियों ने कहा कि उनके मोबाइल नंबर पर आधार का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों से हुआ है और वो जांच के दायरे में है। जिसके बाद से ठगों ने बुजुर्ग से करीब 96 लाख रुपए की ठगी की है और ठगों ने पीड़ित और उनकी पत्नी को लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और उन्हें घर से बाहर निकलने या फिर किसी से बात करने से मना किया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने नकली CBI ऑफिस का सेटअप भी दिखाया और एक व्यक्ति को वकील बनाकर मानसिक दबाव भी डाला। तो वहीं उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में शीतलहर और कोल्ड डे जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कई इलाकों में सुबह और देर रात मध्य से घना कोहरा छाया रह सकता है जिससे जनजीवन और यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है और कई इलाकों में सुबह और देर रात मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है वो 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो सामान्य से करीब 2.3 डिग्री कम है। सीमित धूप के कारण दिन का तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है जिससे लोगों को दिन भर ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी तापमान कम रहने की संभावना है। IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को कम विजिबिलिटी, ठंड और यात्रा में संभावित बाधाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासतौर पर सुबह और देर रात घर से निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को भी कहा गया है। वहीं दिल्ली में कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट चल रही हैं। तो वहीं पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। 13 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर सबसे ठंडा शहर रहा जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं बिहार की बात करें तो 32 जिलों में घना कोहरा छाया रहा है और जिसमें विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। अगले एक हफ्ते तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। 16 जिलों में पारा जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में 30 शहरों में सुबह कोहरा छाया रहा और कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइटों पर भी देखने को मिल रहा है। गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी समेत तमाम स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ तो 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं और इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर 5 से ज्यादा फ्लाइटें लेट पहुंची है। उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से 2 शहरों का तापमान जो है वो -21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसमें पिथौरागढ़ का आदि कैलाश और रुद्रप्रयाग का केदारनाथ धाम शामिल है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में पानी की पाइपलाइन पूरी तरह से जम गई है और इधर मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी रात का तापमान गिर गया है। अगले 2 दिनों तक ऐसा मौसम ही बना रहेगा और 15 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।